अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व और एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी बायोडाइवर्सिटी के MCQs और देखते हैं कि MCQs में आपसे क्या पूछा जा रहा है और इसकी सही ऑप्शन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले MCQs में आपसे पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी आपसे पूछ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर करते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स को जब हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं तो उसकी बेसिस क्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास हाउ दे फीड, यानी किस तरह वो, यानी उनका जो है वो किस तरह वो फीड करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं द फीचर्स दे हैव इन कॉमन, यानी वो फीचर्स या वो प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑर्गेनिजम्स में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं हाउ दे रेस्पायर, यानी किस तरह जो है वो उनकी जो रेस्पायरेशन है वो किस तरह होती है। हाउ दे कैन सर्वाइव, यानी किस तरह वो ज़िंदा रह सकते हैं, यानी किस तरह वो ज़िंदा रहते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो सबसे करीब तरीन ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सी है, द फीचर्स दे हैव इन कॉमन, यानी वो फीचर्स या वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि इनकी सिमिलर होती हैं या फिर कॉमन इनकी होती है, एक जैसी होती हैं, उसकी बेस पर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, द फीचर्स दे हैव इन कॉमन। इसके बाद MCQ नंबर 2 हम देखते हैं कि आपसे क्या पूछ रहे हैं ये, द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने जो है वो पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो कि यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या ऑप्शंस है और कौन सी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। सबसे पहली यानी ए ऑप्शन है हमारे पास कि ये प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर के बारे में हमने स्टडी किया था कि ऐसे ऑर्गन्स जिनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो इंतहाई सिंपल होते हैं और इनके जो एम्ब्रियोस हैं वो भी जो है वो इनकी लाइफ साइकिल में डेवलप नहीं होते। तो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इनके जो सेल्स होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये यूकैरियोट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ट्रू, कि ये ट्रू मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि प्लांट्स और बाकी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं, और इनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी द ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसके अलावा ये ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये ट्रू मल्टी सेलुलर है और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी प्रोमिनेंट होता है, यानी ये यूकैरियोट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मगर इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, यानी ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसमें से हमने पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो नज़र आ रही है कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल वही है जो कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी जब किया था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो ये जो MCQ नंबर 2 है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद पे हम थर्ड MCQ देखते हैं कि थर्ड MCQ में आपसे पूछ रहे हैं वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम बिकॉज, यानी हमने ये पढ़ा था स्टेटस ऑफ वायरसेस का एक टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि हम वायरसेस को क्यों नहीं रखते किसी भी किंगडम में। तो उसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए दे आर टू पोरली अंडरस्टूड, यानी हमें जो है वो अभी तक जो है वो सही से हमने इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि वायरसेस क्या होते हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमें जो है वायरसेस की जो है वो समझ नहीं आई। और फिर दे आर टू स्मॉल, कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, क्या इस वजह से हम इसको किसी किंगडम में नहीं रखते। देयर जेनेटिक्स कैन नॉट बी डिटर्मिन, यानी इनकी जेनेटिक्स जो है वो हमें समझ नहीं आई या हमने उनको स्टडी सही से नहीं किया इनकी जेनेटिक्स को। या फिर दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिजम्स, तो ऑप्शन डी में पूछ रहे हैं कि क्या हम इनको ऑर्गेनिज्म ही तस्वुर नहीं करते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि हम इनको ऑर्गेनिज्म ही कंसिडर
नहीं करते, क्योंकि वायरसेस के अंदर बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग की तरह की होती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और हम इसीलिए इनको कोई भी किंगडम अलॉट नहीं करते। इसके बाद फिर MCQ नंबर 4 हम देख लेते हैं। वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम। वायरसेस को हम कौन से किंगडम में रखते हैं, तो ये हम देखते हैं कि कौन से किंगडम में हम रखते हैं। क्या हम किंगडम मुनैरा में वायरसेस को रखते हैं? ऑप्शन बी, क्या हम प्रोटिस्टा में किंगडम को रखते हैं? ऑप्शन सी, क्या फंजाई जो है वो वायरसेस को दिया जा सकता है किंगडम? या फिर ऑप्शन डी कि नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी ऐसा किंगडम नहीं है जिसमें हम लोग प्लेस कर सकें वायरसेस को। तो अभी हमने जो MCQ नंबर 3 था उसमें ये बात देखी थी कि कोई भी ऐसा किंगडम नहीं है जो कि हम वायरसेस को अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको ऑर्गेनिज्म ही तस्वुर नहीं करते। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी 4th का है नन ऑफ अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद फिर 5th MCQ हम देखते हैं कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, यानी वो कह रहे हैं कि जो रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो हम ये है ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्डर। क्या हमने ये पढ़ा था कि जो रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा है वो ऑर्डर में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि अ फैमिली, क्या फैमिली जो है ये रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा है। अ क्लास, क्या क्लास जो है इसके अंदर हम रिलेटेड जेनरा को रखते हैं, या एक फाइलम है जो कि सही ऑप्शन है। तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा है जो सही ऑप्शन है। तो आपको ये बात याद होगी कि हमने पढ़ा था कि फैमिली जो है ये रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा होती है। तो हम ये कहते हैं कि 5th का MCQ नंबर बी, यानी अ फैमिली जो है वो सही है। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स? आप बताएं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपने किस किंगडम में पढ़े थे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर भी हैं और यूकैरियोट्स भी हैं, और वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फंजाई, तो फंजाई जो है वो क्या है, मल्टीसेलुलर है, और यूकैरियोट तो है ये, लेकिन ये जो MCQ पूछा जा रहा है उससे रिलेट नहीं करता। फिर प्लांटी मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोट है, तो ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी हम देख लेते हैं, फंजाई और मुनैरा, तो मुनैरन्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन भी फिर बाहर निकल जाता है, यानी बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी हम देख लेते हैं, क्या प्रोटिस्टा के अंदर हम यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को पढ़ते हैं, तो हाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं कि क्या वो तो सही नहीं है। तो ओनली फंजाई, तो हम ये देखते हैं कि फंजाई के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। और मतलब कुछ फंजाई हैं जो कि यूनिसेलुलर, जैसे कि यीस्ट है, मगर हम देखते हैं कि सिर्फ प्रोटिस्टा ऐसे जो है वो हम लोग देखते हैं कि ऐसा किंगडम था जिसके अंदर ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रही है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। तो ये हम ये देख लेते हैं कि 6th जो MCQ है उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली प्रोटिस्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद फिर हम 7th की तरफ जा रहे हैं। MCQ नंबर 7 स्टडी करते हैं कि उसमें क्या पूछ रहे हैं वो। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डैश नेम इज कैपिटलाइज्ड। हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक जीनस नेम जो पहला पार्ट था और स्पीशीज नेम जो कि दूसरा पार्ट था। और हमने ये स्टडी किया था कि जो पहला पार्ट है यानी कि जेनरिक नेम है, हम उसका जो जेनरिक नेम होते हैं उसके पहले अल्फ़ाबेट को हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या ये ऑप्शन दिया गया है कि जीनस नेम, मतलब अगर होगा तो वही ऑप्शन ठीक होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए जो है वो क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए वो कह रहे हैं कि क्या फैमिली नेम या क्लास नेम, स्पीशीज या फिर जीनस नेम। तो हम ये देखते हैं कि जेनरिक नेम यानी जीनस का जो नेम होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटलाइज होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 7 का जो डी है ना ऑप्शन, यानी MCQ नंबर 7 का डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी कि जीनस। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं MCQ नंबर 8 पे, और 8th MCQ में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, Which one of the following sequences shows the correct hierarchy of classification going from smaller to the bigger group? अब हम देखते हैं कि आखिर जो है वो कौन सी इनमें से ऑप्शन जो है वो हम लोग को ये बताती है कि ये सही ऑप्शन जो है वो कौन सा वाला है, या करेक्ट जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कौन सा है। तो हम देखते हैं कि पहला उन्होंने सीक्वेंस, लेकिन हमने मूव करना है स्मॉलर से बिगर की तरफ। पहला जो हमारे पास है वो है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज।
अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस इसके अंदर जो है वो एक गलत है, ये ऑप्शन ए है, क्योंकि किंगडम, फाइलम और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिए। हालांकि हम ये देखते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज जो है वो सही यानी सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पर तो सीक्वेंस उन्होंने गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। और ये वैसे भी जो है वो बिगर से स्मॉलर की तरफ मूव करे, तो ये नहीं है ऑप्शन। फिर हम देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, क्या ये सही ऑप्शन है? जीनस, तो जीनस पहले है तो इसलिए ये भी नहीं हो सकती, तो सी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास और फैमिली, क्या ये ऑप्शन जो है वो ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो आपको बिल्कुल ही जो है वो गलत ऑप्शन दी गई है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस हमें जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन जो है यानी ऑप्शन सी जो है ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ही सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल ही उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास जो है वो है जीनस, जो डी ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है वो है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अगर इसके सीक्वेंस पे स्टूडेंट्स गौर करें तो इसका आपको सीक्वेंस जो है वो आपने चेक करना है कि क्या इसका सीक्वेंस जो है वो सही है या गलत है। तो इसका सीक्वेंस है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। तो ये हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पास ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, क्योंकि हमने छोटे से बड़े ग्रुप की तरफ जाना है, और छोटे सबसे अगर हम ये देखें कि बेसिक जो यूनिट होते हैं क्लासिफिकेशन का या स्मॉलेस्ट जो यूनिट होते हैं क्लासिफिकेशन का वो स्पीशीज़ होता है, और सबसे जो बड़ा जो क्लासिफिकेशन का यूनिट है या फिर जो सबसे बड़ा टेक्सा है वो है किंगडम का। तो इसके अंदर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी 8th MCQ का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है करेक्ट। उसके बाद हम 9th MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हमने साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि हमेशा जब भी आप जो है वो साइंटिफिक नेम लिखेंगे, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो फिर यानी आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उसको आप इटैलिसाइज करेंगे। अगर कोई भी हमारे पास जो है वो जीनस है सेम और उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ आप लिख रहे हैं तो उसको आप जो है वो क्या करेंगे कि कैपिटल जो है वो उसकी एब्रीविएशन जो इनिशियल होगा उसकी एब्रीविएशन लिखकर आप जो है वो क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और फिर स्पीशीज़ का नाम लिखेंगे। और इसके अलावा फिर हमने ये देखा था कि जो जीनस का यानी जो पहला पार्ट है जीनस नेम या जेनरिक नेम, वो उसका जो वर्ड यानी जो नेम होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, और जो स्पीशीज़ नेम है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाला आपको सही ऑप्शन लग रहा है। ए ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कैनिस ल्यूपिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि पहला यानी जेनरिक नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, और दूसरा यानी स्पीशीज़ नेम जो है उसका पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल है। तो आगे भी हम देख लेते हैं कि सैकरम, तो यहाँ पर तो एक ही पार्ट है तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर ग्रैंड्स गैजली, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन सी जो है ये इसका तो बिल्कुल भी हम साइंटिफिक नेम नहीं लिखते। और उसके बाद फिर ई कोलाई यानी ई डॉट कोलाई, और इसके अंदर सी जो है वो कैपिटल है, हालांकि ये स्मॉल होना चाहिए था, अगर ये स्मॉल होता तो हम इसको सही मान सकते थे, लेकिन जो बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है वो है कैनिस ल्यूपिस, क्योंकि इसका जो पहला यानी जेनरिक नेम है उसका पहला अल्फ़ाबेट जो आपको नज़र आ रहा है वो कैपिटल है, दूसरा जो स्पीशीज़ नेम है उसका स्मॉल है पहला अल्फ़ाबेट, और ये जो है क्योंकि हमने ये कंप्यूटर से लिखा हुआ है तो इसको आपने जो है वो इटैलिसाइज भी किया हुआ है। तो बिल्कुल ये ए ऑप्शन जो है वो 9th का ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 10th हम देख लेते हैं MCQ। A certain organism is multicellular adapted for photosynthesis। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर है यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है इसमें, और इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। और इसके अलावा ये पूछ रहे हैं आपसे ये कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर है
और जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो भी मल्टीसेलुलर हैं, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो हम देखते हैं वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमेलिया से। तो हम देखते हैं कि एनिमल्स जो है वो फोटोसिंथेटिक तो नहीं होते, यानी फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं होती, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। फंजाई जो है वो, अगर हम फंजाई को देखें तो फंजाई के अंदर जो है ये भी हेटेरोट्रॉफ है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर हम सी ऑप्शन यानी प्लांटी को देखें तो ये हमें लगता है कि सही है, लेकिन पहले डी ऑप्शन हम देख लेते हैं। डी ऑप्शन प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा जो है ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जो है वो मल्टीसेलुलर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सी ऑप्शन जो है 10th का सी ऑप्शन यानी किंगडम प्लांटी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो 11th MCQ है, ये थोड़ा आपके समझने का है, यानी इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। इसके अंदर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्पीशीज दैट आर इन दिस सेम डैश, यानी वो कह रहे हैं कि वो स्पीशीज जो कि प्रेजेंट है डैश में आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन डैश, यानी वो कह रहे हैं कि एक आपको टेक्सा उन्होंने दिए में, नीचे कुछ टेक्सा दिए में जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं कि किस टेक्सा की स्पीशीज ज़्यादा आप रिलेट करती होगी किस टेक्सा से, ठीक है, यानी आपस में कंपेयर करने हैं आपको। तो हम देखते हैं, अगर हम ये पढ़ें कि स्पीशीज दैट आर इन द सेम फाइलम आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन क्लास, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि फाइलम जो है वो बाद में आते हैं, क्लास पहले आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर टेक्सा की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे जो इनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो कम होती जाती हैं, और ऑर्गेनिजम्स में जो है वो डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो फाइलम पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइलम में जो मौजूद स्पीशीज़ होंगी वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगी एज़ कम्पेयर टू क्लास, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर हम देखते हैं बी ऑप्शन हमारे पास है कि जो फैमिली के अंदर जो है वो है स्पीशीज़ मौजूद है वो ऑर्डर से ज़्यादा क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं सही है कि गलत है। इसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि वैसे भी अगर बी ऑप्शन को हम गौर से पढ़ें तो यहाँ पर जो है वो फैमिली और ऑर्डर, फैमिली जो है वो बाद में आते हैं, ऑर्डर पहले आते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं कि क्या स्पीशीज़ जो कि क्लास में मौजूद हैं वो ऑर्डर से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगी, तो ये हम देखते हैं कि ठीक है कि गलत है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि फैमिली में मौजूद जो स्पीशीज़ हैं वो जीनस से ज़्यादा जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगी। तो फैमिली जो है वो जीनस नीचे, तो वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड उसमें स्पीशीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू फैमिली। तो ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लास में जो मौजूद स्पीशीज़ होती हैं वो ऑर्डर की निस्बत जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होती है, क्योंकि क्लास जो है वो टेक्सा नीचे आते हैं, ठीक है, ये छोटा है, और हमने पढ़ा था कि जितना जो है वो नीचे की तरफ हम टेक्सा में आएंगे सीक्वेंस में तो उनमें मौजूद स्पीशीज़ आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगी। तो क्लास की जो स्पीशीज़ होती है वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं ऑर्डर की निस्बत। तो ये ऑप्शन यानी 11th का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। फिर हम MCQ नंबर 12 देख लेते हैं। When the last member of a particular species dies, the species is said to be, हमने पढ़ा था कि जब लास्ट स्पीशीज़ भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की मर जाती है और वो दुनिया से नापैद हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो हम देखते हैं कि बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट है MCQ नंबर 12 का। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास MCQ है वो है 13, इन विच सीजन होबारा बस्टर्ड माइग्रेट्स टू पाकिस्तान एंड सेटल्स हियर। वो कह रहे हैं कि कौन सा सीज़न हमने पढ़ा था जिसमें होबारा बस्टर्ड जो है वो सोवियत टेरिटरी से जो है मूव करता है पाकिस्तान में, ठीक है, और थर और चोलिस्तान डेजर्ट्स में जो है वो सेटल होता है। तो हम देखते हैं कौन सा सीज़न था वो, क्या वो समर का सीज़न था, क्या स्प्रिंग का सीज़न था, ऑप्शन सी क्या वो ऑटम का सीज़न था, या ऑप्शन डी विंटर सीज़न था। तो हमने स्टडी किया था कि विंटर सीज़न था जिसमें होबारा बस्टर्ड ये जो परिंदा है ये पाकिस्तान जो है वो माइग्रेट करता है, चोलिस्तान और थर के डेजर्ट्स में सेटल होता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 13th MCQ का बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं MCQs हैं इनके ऑप्शंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और आपको ये भी अच्छी तरह पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन करेक्ट है उसकी असल में रीज़न क्या है।
तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, और ये जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए होते हैं इससे भी आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके जो भी स्कूल का एग्ज़ाम है या फिर वो आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आपने ये एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं और समझ लेने हैं कि ये इनके आंसर्स ऐसे क्यों हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 के, और हमने ये देखा कि किस एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा जा रहा है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। उम्मीद है आप लोगों को आज के एमसीक्यूज़ की जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगले लेक्चर तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।